एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 9 की एसएसटी में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 यानी कि संसाधन के रूप में लोग का एक 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन। जी हां, मात्र 15 मिनट में पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन कराया जाएगा। और अगर ये चैप्टर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में कंप्लीट कराया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 1 शॉर्ट रिवीजन, ये सब कराया गया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से आज के इस क्विक रिवीजन को आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपने सारे साथ में पढ़ने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, कि भाई इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का भी क्विक रिवीजन जो है आ चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं संसाधन के रूप में लोग, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन। चलिए, संसाधन के रूप में लोग, तो भाई संसाधन के रूप में लोग कौन है? देश की जनसंख्या, तो वही तो एक संसाधन है। तो जनसंख्या का क्या महत्व है, इसको जानते हैं। संसाधन के रूप में लोग, ये शब्द हमें क्या बताता है? यह शब्द हमें दृष्टिकोण प्रदान करता है कि जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व के बजाय एक परिसंपत्ति है। जनसंख्या भी अर्थव्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति है, ना कि मात्र सिर्फ एक दायित्व है। जनसंख्या ही जो है, मानव ही जो है, एक संसाधन के रूप में काम करते हैं, एक रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं। अगर मनुष्य नहीं होंगे तो बाकी के जो अन्य संसाधन है वो बेकार पड़े रहेंगे, क्योंकि अन्य संसाधनों का उपयोग कौन करता है? देश की जनसंख्या, देश के मनुष्य। ठीक है, उसके बाद देखें, संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कामकाजी लोगों को उनके मौजूदा उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में संदर्भित करने का एक तरीका है। जनसंख्या को इस उत्पादक पहलू से देखने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में योगदान देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया जाता है। बात आई समझ में कि संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कामकाजी लोगों को उनके मौजूदा उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में संदर्भित करने का एक तरीका है, और जनसंख्या को इस उत्पादक पहलू से देखने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के यानी कि जीएनपी के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के निर्माण में योगदान देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया जाता है। ये बात हो गई कि जनसंख्या का क्या महत्व है एक संसाधन के रूप में। अब देखें, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखभाल के रूप में निवेश किया जाता है, किस में? जब शिक्षा में निवेश किया जाता है, प्रशिक्षण में और चिकित्सा में निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जनसंख्या जो है क्या बन जाती है? जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। मानव पूंजी उनमें निहित कौशल और उत्पादक ज्ञान का भंडार होती है। मानव पूंजी, किस किस को मानव पूंजी कहा गया है? शिक्षा को, स्वास्थ्य को और चिकित्सा को। अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसको उसका स्वास्थ्य अच्छा है और उसको प्रशिक्षण भी दिया जाए तो वो एक मानव पूंजी के रूप में काम करता है, और वो मनुष्य जिसके पास मानव पूंजी है हर काम को करने में सक्षम होता है। अब देखें, मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या, तो मौजूदा मानव संसाधन को अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाकर जो है विकसित किया जाता है। इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश की उत्पादक शक्ति में इजाफा करती है, यानी कि देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाती है। अब देखें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक में है कौन कौन से? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो कि सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं, जो सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाओं के रूप में जाने जाते हैं। ये बात हो गई अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की बात करें, जैसे कि उत्खनन और विनिर्माण क्रियाएं,
तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? विनिर्माण, जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को एक उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? द्वितीय क्षेत्र की क्रिया कहलाएगी, यानी कि उत्पादन की क्रिया कहलाएगी। तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूप में परिवर्तित करना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको दो बातें बताई गई हैं, दो उदाहरण आपको दिए गए हैं। पहला है गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। गन्ना खेती के माध्यम से उगाया जाता है और उससे चीनी उद्योगों में बनाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन। कपास की खेती होती है, कपास से सूत बनाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या हो गया? विनिर्माण। क्लियर हुई बात? अब देखें, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। तृतीय क्षेत्र स्वयं उत्पादन नहीं करता। तृतीय क्षेत्र में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो स्वयं उत्पादन नहीं करती हैं, उनमें स्वयं उत्पादन नहीं होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र जो है उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी द्वितीय क्षेत्र में भी अब किस तरीके से सहायता करती हैं, जैसे कि उदाहरण लें, तृतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का उदाहरण लें तो परिवहन क्या करता है? अब जैसे कि गन्ने से चीनी बनानी है तो भाई गन्ना, खेतों से गन्ना चीनी बनाने वाले उद्योग तक परिवहन के साधनों से पहुंचाया जाएगा, और जब चीनी बन जाएगी तो बाजार तक कैसे पहुंचेगा? परिवहन के साधनों से, यातायात के साधनों से। तो हो गई बात कि उत्पादन प्रक्रिया में तृतीय क्षेत्र सहायता करता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की। अब देखें, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? तृतीय क्षेत्र के माध्यम से। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण आपको बताए गए हैं किसके बारे में? तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जो कि है, पहला उदाहरण है व्यापार, दूसरा उदाहरण है बैंकिंग और तीसरा उदाहरण है बीमा। ये हो गए आपके तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण हो गए। अब देखें आगे, आर्थिक क्रियाएं एवं प्रकार। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा को समझते हैं। वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करती हैं, वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है? वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार देखें, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार देखें तो आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है बाजार क्रियाएं और दूसरा प्रकार होता है गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। पहला प्रकार हो गया बाजार क्रियाएं और दूसरा प्रकार हो गया गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रियाएं क्या कहलाती हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। भाई जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके बदले पैसा मिलता है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसके बदले आपको वेतन मिले, पैसा मिले, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें क्या क्या आ जाएगा? इनमें जो है सरकारी सेवा सहित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जो है शामिल होता है। अब देखें, गैर बाजार क्रियाओं की अब हम बात करें। गैर बाजार क्रियाएं, तो गैर बाजार क्रियाएं क्या है? स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। गैर बाजार क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो स्व उपभोग के लिए, खुद के उत्पादन के लिए, खुद के उपभोग के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए, खुद के यूज के लिए हम जिन चीजों का उत्पादन करें, जैसे कि अगर कोई किसान खेत में अनाज उगाता है स्वयं के उपयोग के लिए, बाजार में बेचने के लिए नहीं, तो वो क्या कहा जाएगा? गैर बाजार क्रियाएं स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का उत्पादन, अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है, जिसे कहा जाता है गैर बाजार क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं और आर्थिक क्रियाओं के दो प्रकार, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं, ये अपन ने सीख ली। अब देखें आगे, महिलाओं की गतिविधियों की अब अपन बात करें। संसाधन के रूप में लोग, चैप्टर का नाम है। अब महिलाएं भी संसाधन है, तो महिलाओं की क्या गतिविधियां होती हैं उस बारे में भी अपन जान लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर घरेलू मामलों की देखभाल करती हैं। क्या बात कही गई है? महिलाएं जो हैं आमतौर पर घरेलू मामलों की देखभाल करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हाउसकीपिंग और बच्चों की देखभाल करना। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो इसके साथ महिलाएं जो हैं आर्थिक क्रियाएं भी करती हैं। ठीक है,
आर्थिक क्रियाएं भी करती हैं, उनके रोजगार के स्वयं के साधन भी होते हैं, यानी कि स्वरोजगार के साधन भी होते हैं। महिलाएं भी नौकरी करती हैं, यानी कि घर को संभालते हुए, घर के कामों को करते हुए बाकी के काम भी करती हैं, धनोपार्जन का काम भी करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें भाई, संसाधन के रूप में लोग, यानी कि जनसंख्या जिसको संसाधन कहा गया है, तो संसाधन की गुणवत्ता की बात करें, जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें तो जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षरता किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो और वो किसी भाषा को समझकर पढ़ व लिख सकता हो, उसे साक्षर कहते हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता किससे माप सकते हैं? साक्षरता दर से। ठीक है, जीवन प्रत्याशा से, और जीवन प्रत्याशा द्वारा आएंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण पर निर्भर करती है क्या? जनसंख्या की गुणवत्ता। उसके बाद देखें जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की विकास दर को तय करती है। और देखें तो साक्षर और स्वस्थ आबादी जो है एक संपत्ति के रूप में जानी जाती है। अगर आबादी जो है साक्षर है, शिक्षित है और स्वस्थ है, तो वही तो जनसंख्या की गुणवत्ता है, जनसंख्या की क्वालिटी है। और अगर व्यक्ति शिक्षित है, स्वस्थ है, तो वो मानव पूंजी बन जाता है और वही एक संसाधन के रूप में, आर्थिक संसाधन के रूप में स्वयं के, परिवार के और पूरे देश के काम में आता है। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब देखें शिक्षा के महत्व के बारे में जाने, जो सबसे महत्वपूर्ण मानव पूंजी के रूप में जानी जाती है। शिक्षा का महत्व, किसी व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण इनपुट है, बिल्कुल, यानी कि जितने व्यक्ति को शिक्षित करते जाओगे बाद में उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि व्यक्ति में इनपुट के रूप में अपन को क्या देना है? व्यक्ति को शिक्षा देनी है। तो यह नए क्षितिज खोलता है, नए आयाम खोलता है, नए रास्ते खोलता है और नई आकांक्षाएं प्रदान करता है और जीवन के मूल्यों को विकसित भी करता है। शिक्षा समाज के विकास में भी योगदान देती है। यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है और शासन की दक्षता को भी बढ़ाता है। लड़कियों पर विशेष जोर देते हुए सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये बात हो गई अपनी शिक्षा के महत्व की। अब आगे देखें स्वास्थ्य, जो कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य, तो जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार देश की प्राथमिकता रही है। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य आबादी के वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण और पोषण सेवा की पहुंच में सुधार करना है। उसके बाद देखें भारत ने एक विशाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में आवश्यक जनशक्ति भी विकसित करी है। उसके बाद देखें दोनों के पोषण और बच्चों के, मां और बच्चे दोनों के पोषण की देखभाल, पोषण और देखभाल सुनिश्चित करने का काम स्वास्थ्य विभाग का है। ये बातें हो गई स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। मानव पूंजी, जो कि दो महत्वपूर्ण मानव पूंजी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप एज इट इज लिख सकते हैं और आप जो है बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखें इसका अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले तो जानेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, बेरोजगारी क्या होती? तो बेरोजगारी वो स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करने के इच्छुक हो, यानी कि पैसा कमाने के इच्छुक हो, लेकिन तब भी उसे कोई काम ना मिले, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार की होती है बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ठीक है, अब ग्रामीण बेरोजगारी के भी दो प्रकार होते हैं, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि कृषि के मौसम में काम का मिलना और जब कृषि कार्य ना हो तो काम का ना मिलना। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है? जब हमें देखने में लगता है कि व्यक्ति काम में लगा हुआ है लेकिन वास्तव में उसकी क्षमता के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी कि जहां पे जिस काम को करने में मात्र 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, लेकिन 2 की जगह जो है 4, 8 या 10 व्यक्ति लगे हुए हैं। यानी कि जिस काम को करने में सिर्फ उतने ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, 2 ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, भले ही 10 व्यक्ति क्यों ना काम करें, लेकिन उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन
उत्पादन उतना ही होगा, यानी कि सीमांत उत्पादन शून्य होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। दूसरा प्रकार है शहरी बेरोजगारी का। शहरी बेरोजगारी के 3 प्रकार हैं। शिक्षित बेरोजगारी, व्यक्ति के शिक्षित होने के बावजूद भी उसको काम ना मिलना, रोजगार ना मिलना, शिक्षित बेरोजगारी है। औद्योगिक बेरोजगारी, उद्योगों में काम का ना मिलना या उद्योगों से काम से निकाल दिया जाना। उसके बाद तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी यानी कि जहां पे 100 व्यक्ति काम कर सकते हैं वहां पे अब तक तकनीक आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गई, इंसानों का स्थान मशीन ने ले लिया। अब 100 लोगों का काम एक मशीन करने लगी, यानी कि 100 लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ व्यक्तियों का तकनीकी रूप से शिक्षित ना होना, तो तकनीकी क्षेत्र में उस तरीके के रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध ना हो पाना, ये बात हो गई अपनी तकनीकी बेरोजगारी के बारे में। तो ये सारी बातें हो गई शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी के बारे में। अब देखें बेरोजगारी के क्या कारण हैं। भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बिल्कुल, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से संसाधन उपलब्ध नहीं है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। रोजगार के साधन उतने ही हैं, नौकरियां उतनी ही हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक कारण कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति। कृषि क्षेत्र में भारत की अधिकतर जनसंख्या कार्यरत है, लेकिन उसी क्षेत्र के विकास की गति जो है धीमी है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र जो है सीमित है। शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा लोगों को नहीं दी जाती, जिससे वो स्वयं का रोजगार नहीं खोल पाते। उसके बाद तकनीकी विकास जो है अव्यवस्थित है। युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन तकनीकी विकास भारत में अव्यवस्थित है। उसके बाद देखें ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान, यानी कि गांव में रोजगार के उचित साधन उपलब्ध ना होने के कारण लोग काम की तलाश में रोजगार प्राप्त करने के लिए गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये सारे कारण जो है भारत में बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाते हैं। तो भाई आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म होता है। आज अपन ने क्लास 9 की एसएसटी में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोगों का क्विक रिवीजन किया है। अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ाया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं, और इसका वन शॉट रिवीजन भी कराया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जो है दोनों चीजें आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएस और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।